परिंदों को दाना देने का अजर, परिंदों को खाना खिलाना कैसा है? क्या ये सदक़े जारिया है या सिर्फ सवाब है? सुहेल सऊदी अरब से। सदक़े जारिया में तो ये नहीं आएगा, लेकिन सवाब आएगा। बाकी ये कि सवाब भी जब है जब इस अमल से इंसानों को नुकसान ना हो रहा हो, क्योंकि लोग बिल्कुल हमारे यहाँ सेंसलेस किस्म के मामलात हो जाते हैं। मैं देखता हूँ लोगों को, इस पर मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि आप अगर जानवर की खिदमत कर रहे हैं तो उस खिदमत से इंसानों को नुकसान हो रहा है तो फिर सवाब नहीं मिलेगा। इस मिसाल के तौर पर हमने कराची में यहाँ देखा है, कबूतरों को लोग रोज़ाना दाना डाल के एक जगह ग्राउंड है उसमें रखते हैं दाना। उसमें इतने हज़ारों कबूतर जमा हो गए हैं, क्योंकि कबूतरों को पता है कि भाई रोज़ाना 6 बजे इतने लोग कराची में यहाँ ग्राउंड में दाना डालेंगे। तो सारे कबूतर पूरे इधर उधर ना, उनकी मुखबरियाँ होती हैं, भाई वहाँ फ्री फोकट में दाना मिल रहा है, तो कबूतर जा जाके खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। फिर वो फैल रही है उनकी नस्ल स्पीड के साथ। फिर उनकी बीटें, उनका कचरा, पार्कों में वैसे ही आजकल सफाई नहीं है, आपको पता है, ऊपर से और कबूतरों की बीटें। फिर वो उनकी नस्ल भी बड़ी स्पीड से बढ़ रही है, क्योंकि अब बेरोजगार है, उनके पास कोई काम ही नहीं है ना सिवाय खाने के। तो वो बस खाया और कबूतरी को फंसाया, शादी की, अंडे बच्चे, फिर वो अंडे बच्चे बड़े होकर निकले, फिर दोबारा फ्री पकड़ में खाया, फिर वो। तो उसका नुकसान ये हो रहा है कि घरों में जगह जगह कबूतरों के घोंसले, और इतने कबूतर माशाल्लाह हो गए हैं कि अब वो जगह तलाश कर रहे होते हैं। हमारे घर के रोशनदान से घुस के फिर उन्होंने वो अंडे दे दिए, फिर वो शुरू हो गए अंडों पे बैठना। और अब वो भी एक टेंशन वाला काम होता है। कबूतर की जो बीट है ना, इसमें बीमारियां भी हैं, तो इसलिए वो काम करें जो लॉजिक के मुताबिक हो। जानवर की खिदमत पे भी सवाब मिलता है, लेकिन वो खिदमत जिसमें इंसानों को नुकसान ना हो। हमारे महल्ले में एक साहब ने बिल्लियों को खिलाना शुरू किया, तो बिल्लियों को भी पता चल गया भाई 3:06 पे यहाँ छीछड़ों की एक पूरी एक दुकान लगती। पूरे महल्ले की बिल्लियों में मुखबरियाँ होती चली गई। वो बिल्ली ने उधर से बुलाया, भाई अंडा मोड़ से, वहाँ के जाके अपनी बिल्लियों को बुलाया, तुम भी आ जाओ। वहाँ से बिल्ले भी आ रहे हैं, वहाँ से बिल्लियाँ भी आ रही हैं। होते होते बिल्लियों की एक पूरी फौज जमा हो गई, रोजाना वहाँ के बैठ जाती। अब उससे ट्रैफिक में प्रॉब्लम पेश आ रही है, गाड़ी वालों को गुजरना मुश्किल हो रहा है। और फिर वो बिल्लियों ने इधर उधर, फिर वो साहब जब गए हैं ना वो छीछड़े छोड़ के, तो बिल्लियों को तो वो छीछड़ों की आदत पड़ गई थी फ्री के। अब वो बिल्लियां आ रही हैं, खुद तो उन्होंने कमाना छोड़ दिया बिल्लियों ने, बिल्कुल सारी जॉबलेस होके बैठ गई कि भाई हमें फ्री पॉकेट में यहाँ मिल रहा है, तो अब हमें जॉब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जॉबलेस होने का ये नुकसान हुआ कि जब वो साहब मूव होके कहीं और गए हैं तो बिल्लियों को अब छीछड़ नहीं मिल रहे, और उनको वो कमाने की आदत भी खत्म हो गई। तो अब वो बैठ के, अब जब भूख लगेगी और वो आदत वही हरी हरी खाने की पड़ी हुई है, तो अब वो क्या हुआ कि उन्होंने लोगों की मुर्गियां खाना शुरू कर दी। तो मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 मुर्गियां बिल्लियों के पेट में जा चुकी हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बहरहाल, तो अब नतीजा ये निकला है कि मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि भाई जानवरों की वो खिदमत करो जिससे इंसानों को नुकसान ना हो कम अज़ कम। तो ये ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसको बख्श दिया। इसी तो कोई प्यासा जानवर नजर आ जाए, कोई भूख से तड़प रहा हो, तो उसको तो खिलाएं मौत से बचाने के लिए, लेकिन इतना ज्यादा वो कर देना कि जिससे लोगों को, इंसानों को नुकसान होना शुरू हो जाए, ये बहरहाल किसी भी तरह मुनासिब नहीं। एक बात। दूसरी बात ये, बाज लोग जानवरों की खिदमत में ये करते हैं कि परिंदों को आज़ाद करते हैं। वो सदर में हमने देखा है, कराची में चिड़े पिंजरे में बंद होते हैं, तो कुछ लोगों ने मन्नत मानी हुई होती है, या सदका करने के लिए आएंगे, पिंजरे का पिंजरा खरीद के उस परिंदों को उड़ा देते हैं। कॉमन सेंस के बिल्कुल खिलाफ है। ओ भाई, आप इस तरह से पैसे खरीद के परिंदों को उड़ाते हो तो ये तो बिजनेस बन चुका है। तो अब लोग कैदी इसी वजह से कर रहे हैं। आप अगर ये काम छोड़ दोगे तो वो चिड़ियों को क्यों पिंजरे के अंदर बंद करके रखेगा? तो इससे ये नहीं हो रहा कि परिंदे आजाद हो रहे हैं, बल्कि इसके नतीजे में परिंदे कैद हो रहे हैं। तो सोचे समझे बगैर कोई भी काम नहीं करना चाहिए। और ऐसे जानवरों को पालना जो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं, जो थोड़े भी हो तो नुकसान पहुंचाते हैं, वो भी गलत है। जैसे चील है, उसकी खिदमत आप शुरू कर दो तो चीलें तो बढ़ जाएंगी। चील गोश्त नोच के ले जाती है। चील वो परिंदा है जिसको हरम में भी मारने की इजाजत है। तो अब हरम में से भी मुझे याद आया, वहाँ कितने कबूतर हैं, लोग दाना डाल डाल के इतने कबूतर हो गए हैं कि जब आप मस्जिद हराम में नमाज के लिए जाओ, कबूतरों का गौल उड़ता है, आदमी सर नीचे करके जा रहा होता है। तो ऐसी खिदमत करें जानवरों की जिसमें इंसानों को, मैं नहीं कह रहा इंसानों को फायदा हो, बल्कि इंसानों को कम से कम नुकसान तो ना हो ना, इसलिए इसका ख्याल करना चाहिए। बाकी दूसरी बात यह कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी उस खिदमत में ना हो कि इंसान पहले है ना। मिसाल के तौर पर आपके पास कुछ पैसे हैं, आप किसी भूखे इंसान को खाना खिला सकते हो और भूखे जानवर को भी खिला सकते हो, तो इंसान को पहले तरजीह दी। तो जहां दोनों में तारुज होगा तो बहरहाल इंसान को तरजीह दी। क्या जानवरों को खिलाना भी सदका है? हमारी तरफ
कुछ कुत्ते जानवर वगैरह भूखे रहते हैं, अगर मैं उन्हें सुबह शाम कुछ खिलाता हूं तो क्या मुझे इस पर सदक़े का सवाब मिलेगा या मेरे पैसे ज़ाया हो जाएंगे? मोहम्मद एहतशाम लखनऊ से। देखिए, जानवर को खिलाना भी सदका है, हदीस में आता है कुत्ते को पानी पिलाए थे शख्स ने, प्यासे कुत्ते को अल्लाह ने बख्शिश कर दी, तो बिल्कुल सदका है। लेकिन कुछ जानवर ऐसे उनको आप खिलाएंगे तो उनकी नस्ल बहुत स्पीड से बढ़ती है और वो इंसान के लिए नुकसानदेह भी है। तो अगर आप कुत्तों को बहुत खिलाना शुरू कर देंगे तो सारे जितने भी बेरोजगार कुत्ते हैं वो सारे आप ही के घर पे आके डेरा लगा के बैठ जाएंगे और फिर वो नस्ल भी तबीयत से बढ़ाते हैं। आपको पता है कुत्तों के तो बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे होते हैं, फिर हर जगह आपको कुत्ते ही कुत्ते नजर आएंगे। तो इसलिए खिलाएं जरूर, मगर कुत्तों की नस्ल पे भी कंट्रोल करें, क्योंकि जंगल का जानवर है। जब इलाकों में देखें, हमारे यहाँ केएमसी वाले जो है ना, कुत्तों की पहले कंट्रोल करते थे इनकी नस्ल पे, और जब कुत्ते ज्यादा हो जाते थे तो वो कुछ जहर वगैरह खिला के इनको मारा जाता था ताकि नस्ल कंट्रोल में रहे। अब एनजीओज वगैरह ने पता नहीं अजीब सा एक कुत्तापन किया है कि कुत्तों को मारने पर पाबंदी लगा दी। उसका कराची में ये नुकसान हो रहा है कि कुत्ते इतने हो गए हैं कि गाड़ियों के नीचे भी आ रहे हैं, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं गाड़ियों के, और पागल होकर काट भी रहे हैं लोगों को। वैक्सीनेशन का तो कोई इंतजाम ही नहीं है कुत्तों की हमारे यहाँ, तो उसका बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये हदीस से साबित है, सही है, मुस्लिम की हदीस है, मदीना में जब कुत्ते ज्यादा हो गए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के कुत्तों को मारने का हुक्म दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कुत्तों की नस्ल जब बढ़ जाए तो उनको मारने का हुक्म है, क्योंकि ये जंगल का जानवर है, वहां तो नस्ल खुद ही कंट्रोल में रहती है। शहरों में तो जो है वो कंट्रोल में नहीं रहती, वो फायदे के बजाय उल्टा इंसान को नुकसान होता है। अब आप देखें, कोरोना वायरस जब से फैला है, लॉकडाउन हुआ है, तो कुत्ते आजाद घूम रहे, इंसान घरों में बंद हो गए। तो किसी ने बड़ी अच्छी तस्वीर एक व्हाट्सएप पे भेजी थी, कुत्तों का एक पूरा इज्तिमा है, तो वो परेशान होकर कह रहे हैं कि क्या यार ये केएमसी वाले इंसानों को उठा के ले गए इस दफा, कुत्तों को ले जाने के बजाय। तो इंसान शार्ट हो गए मार्केट से, कुत्ते हर जगह फैले हुए हैं। तो अगर आप इस तरह से कुत्तों को खिलाएंगे ना तो कुत्ते और बढ़ेंगे। तो खिलाने पर मैं नहीं मना कर रहा आपको, लेकिन कोई ऐसा तरीका भी हो कि ये जो बहुत ज्यादा स्पीड से कुत्ते फैल रहे हैं, इनकी नस्ल बढ़ रही है, तो कुत्तों को मारने का भी कोई इंतजाम होना चाहिए ताकि इनकी नस्ल कंट्रोल में रहे और ये इंसानों को नुकसान ना पहुंचाए। मैंने तुर्की में देखा था, वहां हर कुत्ते के गले में एक पट्टा पड़ा हुआ था और एक नंबर था, रजिस्टर्ड नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर उसका। ये इसकी अलामत होती थी कि इस कुत्ते का पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है और ये पागल नहीं है। कुत्ता जब पागल होता है ना तो पता नहीं चलता कि ये पागल हो गया कि नहीं हो गया, वो काट लेता है, इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह है वो। तो और हमें क्या पता होगा कि कौन सा कुत्ता पागल है, कौन सा पागल नहीं है? तो ये गवर्नमेंट तो कंट्रोल करती नहीं है। वहां हमने बाहर कंट्रीज में देखा है, वहां वैक्सीनेशन होती है इनकी, कुत्तों को बाकायदा चेक किया जाता है, भाई कोई खिसक तो नहीं गया। तो हमारे यहाँ तो आवारा बेरोजगार कुत्ते फिर रहे हैं दबा के, तो आप अगर उनको रोजगार दे देंगे तो और कुत्तेपन पे उतर आएंगे, इसलिए एहतियात करें। वैसे अगर खिलाना हो तो मेरा ख्याल है बकरी पालें, गाय पालें, भैंस पालें, मुर्गियां पालें, उनको खिलाएं, वो अंडा भी देंगी, आपको भी खिलाएंगी। वो बकरी को जितना खिलाओगे वो आपको भी उतना खिलाएगी। कुत्ते को खिलाओगे वो क्या खिलाएगा? या तो पालतू कुत्ता हो ना जो किसी मजबूरी से रखा हो हिफाजत के लिए, फिर तो ठीक है। गली मोहल्ले के कुत्तों को लिफ्ट कराएंगे तो फिर वो मसला जो है वो ये होगा कि वो बहुत ज्यादा फैल जाएंगे। हमारे मोहल्ले में एक साहब थे, वो बिल्लियों को खिलाते थे बहुत, तो उसका नतीजा निकला कि पूरे मोहल्ले की बिल्लियां हमारी गली में आके जमा हो गई थी। वो बिल्लियां की भी तो मुखबिरी होती है ना, एक बिल्ली ने खाया, उसने दूसरी को जाके बताया बहन वहां जो है ना चीचड़े मिल रहे हैं, तो वो होते होते खबर फैलती रही। एक साल में वो भाई पूरी एक बिल्लियों की फौज हमारी गली में तैयार हो गई। हमने कहा यार ये क्या मजाक है, ठीक है 2-4 बिल्लियां हर गली में अच्छी लगती हैं, जानवर तो एक जमीन की रौनक है, मुझे खुद भी जानवर पालने का शौक है। अभी एक बिल्ली मैंने पाली हुई थी, वो इतना फ्री हो गई थी कि वो फिर हमारे लिए टेंशन बन गई थी। वो इतना फ्री हो गई कि वो उसने तो बगैर पैम्पर के वो बाकी चीजें भी शुरू कर दी उसने घर में ही, तो फिर हम उसको दूर कहीं फिकवा कर आए हैं, वरना बहुत पल गई थी वो। तो 2-4 तो अच्छे ही लगते हैं जानवर गली में, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएं तो फिर वो नुकसान का सबब बनते हैं। तो हमने भी उन साहब से कहा यार ये बिल्लियों को इतना प्रोटोकॉल आप दे रहे हैं, तो पूरे मोहल्ले की बिल्लियां हमारे मोहल्ले में, फिर उनको गोश्त खिला खिला के ऐसा खूनख्वार बना दिया कि वो मुर्गियों पर भी, हम जिस दिन वो बुजुर्ग नहीं आते चीचड़े लेके, तो उस दिन फिर वो दूसरों के चीचड़े बनाना शुरू कर दिए उन बिल्लियों ने, वो हमारी मुर्गी खा गई। तो जानवरों को खिलाएं, मगर इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर। बाज लोग चीलों को खिलाना शुरू कर देते हैं, भाई चील तो इंसान के लिए नुकसानदेह जानवर है, तो चीलों को आप गोश्त डालोगे, चील तो खूनख्वार जानवर है, वो सारी चीलें आपके मोहल्ले में जमा हो जाएंगी, फिर कोई गोश्त नहीं ले जा सकता। मैं एक दफा गोश्त शॉपर में लेकर आ रहा था तो एक फजाई हमला हुआ, मैं हैरान ये गोश्त गया कहां से, पता चला पूरी बोटियां जो है ना वो मोहल्ले में गली में फैल गई हैं। पता चला कि एक चील ने वो पीछे से आई है और ऐसे जेट तैयारे की तरह उसने हमला करके थैली पे चोंच मारी। तो इसी वजह से जो है हालत एहराम में भी चील को मारने की इजाजत है, क्योंकि ये इंसान के लिए नुकसानदेह जानवर है।
बच्चों को पालूंगा ताकि लगे कोई पढ़े लिखे लोग। बेचारे इधर ही आए थे जब मैंने मुर्गियां नहीं रखी हुई थी यहाँ पे। हमारी जो हिस्ट्री है ना वो मुर्गियों से अटैच है। ये उस दौर की बात है जब यहाँ मुर्गियां हुआ करती थी। ये एक दर्द दिल है। लोग अपने बताते हैं ना ईद से पहले की बात है या शादी से पहले की बात है या फला वाकया, तो मेरी नजर में एक अजीम वाकया था जब ये यहाँ मुर्गियां, तो अब मैं लोगों को हिस्ट्री ऐसी बता रहा होता हूँ। ये मुर्गियों से पहले का वाकया, ये मुर्गियों के बाद का वाकया। तो ये उस दौर की बात है जब यहाँ मुर्गियां हुआ करती थी। तो वो आए मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब इतना खर्च किया मैंने बीवी पे, बच्चों पे, और वहां ले जाके उनको सेटल किया, लेकिन वो जरा जरूरत से ज्यादा मॉडर्न हो गए। और अब मैं जब रिटायर हुआ हूं तो मेरी 2 टके की हैसियत मेरे घर में बोलो नहीं, क्योंकि तरबियत तो है नहीं। अंग्रेज तो ये सिखाता है कि अगर आइसक्रीम बच्चे ने माँ से मंगवाई और माँ ने नहीं दी तो पुलिस बुला के कंप्लेन करो। जो अंग्रेज बच्चों की ये तरबियत कर रहा हो, जब बच्चे माँ के मोहताज हैं उस वक्त ये सिखा रहा हो, तो जब माँ के मोहताज नहीं होंगे उस वक्त क्या सिखा रहा होगा? काफिर में खूब समझ लो, काफिर में कोई खैर नहीं है, खूब समझ लो। खैर का मंबा सरचश्मा सिर्फ इस्लाम है। चंद जाहिरी रवैयों को उन्होंने अखलाक का नाम दे दिया है। ये कोई अखलाक नहीं है। ये मैनर्स तो हर एक में पैदा किए जा सकते हैं इजीली। थोड़ी सी ट्रेनिंग दो, थैंक यू आ जाएगा जबान पे। कुर्बानी देना दूसरों के लिए, माल और जान कुर्बान करना अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने रिश्तों के लिए, ये उस सोसाइटी को इसकी हवा भी नहीं लगी है। हम तो यहाँ जानते हैं 10-10 साल से बाप को लकवाए औलाद खिदमत कर रही है। कौमे में गया हुआ है बाप, 10 साल से उसके पैम्पर भी चेंज हो रहे हैं, कभी पेशानी पे औलाद के लकीरें नहीं आती। हमारे एक दोस्त है, उनके घर में गया, 8-9 साल हो गए थे उनके बाप को कौमे में, और वो बंदा कोयटा के थे, वो जानने वाले। रोजाना वालिद के पैम्पर चेंज हो रहे हैं, रोजाना उनको नहलाया जा रहा है, उनके ख्याल किया जा रहा है। बेगम भी, बेटे भी, ना बेगम की पेशानी पे लकीरें, ना औलाद की पेशानी पे लकीरें। ये वो हैं जिन लड़कियों ने ना कॉलेज में पढ़ा, ना यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ना डॉक्टर बनी, ना इंजीनियर बनी, और ना कोई बहुत ही कोई उनको अंग्रेजों की मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के उन्होंने मैनर्स सीखे। समझ रहे हैं ना? कोई वर्कशॉप नहीं ली जहां उनको मैनर्स सिखाए जा रहे हों, गांव देहातों की सीधी साधी। लेकिन अपनी माँ को खिदमत करते हुए देखा कि मेरी माँ ने मेरे बाप की कैसे खिदमत की है, तो आज वो अपने शोहर की वैसे ही खिदमत कर रही है। कोई बात नहीं भाई, इसने हमें घर दिया, इसने हमें ठिकाना दिया। अब ये मेरा मियाँ अगर कौमे में चला गया है, और मर्द भी ऐसे ही करते थे, ऐसे भी लोग हमने देखे हैं। बीवी को फालिज हुआ है 6-6 साल, 7-7 साल से, शोहर की पेशानी पे लकीर नहीं आती। अंग्रेजों में ये सब चीजें क्या है? खत्म। बीवी को फालिज होगा, जमा करा देगा वो, चल भाई जा भाई लेके जा यार, मेरे किसी काम के लिए। वैसे आपसे मिलेगा, नाइस टू मीट यू, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू। हम लोग मिलते हैं, गालियों से शुरू करते हैं, गालियों पे खत्म करते हैं, तो इसको वो अखलाक कहते हैं। ऐसा ज़र्फ पैदा करो मेरे भाई। तो 8 साल से मैंने देखा वो अपने बाप की खिदमत कर रहा है। वो कोयटा का पठान दोस्त हमारा अब भी है वो, अब तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया, अल्लाह मगफिरत करे। तो मैंने कहा यार इतनी टफ आपकी रूटीन है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट, कह रहे सादत समझ के करता हूँ, जन्नत का जरिया समझ के करता हूँ। तो वो जो साहब थे ना यूके, वो मुझे कहने लगे कि मुफ्ती साहब बहुत खर्च किया अपने बीवी बच्चों पे, जिंदगी लुटा दी, अपने लिए कुछ नहीं बचाया। कहते हैं अब मेरा टाइम ऐसे पास होता है, घर में तो कोई लिफ्ट बोलो नहीं कर, थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात कर लो तो आगे से उसी स्पीड के साथ रिप्लाई। हमारे एक दोस्त हैं, वो समझ ना जाए कि उनकी बात हो रही है। उनके अब्बा कहीं यूके चले गए, तो अब्बा तो देसी स्टाइल के थे, उन्होंने वहीं जाके भी डांट टपट शुरू कर दी। ये बच्चा क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मेरा पोता क्या कर रहा है, मेरा नवासा क्या कर रहा है। उन्होंने तो भगाया अब्बा को। यहाँ आके इनसे बोला यार तुमने अब्बा को पाला हुआ कैसे है, ये तो डांट टपट करते हैं। मैंने कहा देख लो मेरे भाई, तुम देसी हो, तुमने खुशी खुशी अब्बा को रखा हुआ है, और ये डांट टपट सुबह शाम बर्दाश्त करते हो, बल्कि बाप के मरने पे रोगे। और यही तुम्हारे जो रिश्तेदार वहां जाके रहे हैं, वो बाप को चंद दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये फर्क है लंदन में और पाकिस्तान में। हम ढक्कन लेस, गटर ढक्कन लेस लोग हैं, लेकिन अखलाक लेस बोलो नहीं है। ये जो हमारे गटरों के ढक्कन नहीं है, ये तो हमारे हुक्मरानों की वजह से नहीं है भाई, ये तो हमारे हुक्म। इंडिया डरा क्यों है हमसे? उसने जब कराची का हशर देखा, उन्होंने बोला ऐसा हशर इन्होंने हमारा कर दिया, हमारा तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम लोग। क्या ख्याल है भाई? उन्होंने देखा कि यार इन्होंने अपने मुल्क का जो हशर किया हुआ है, हमारे मुल्क पे कब्जा करके अगर इन्होंने यही कर दिया। वैसे उनका भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं है, ये तो हम वैसे एक लतीफे के तौर पे बताते हैं। वहां भी कोई ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और उसको उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया। खून हमारा एक ही है। तो वो मुझे कहने लगे कि मुफ्ती साहब बहुत बुरे हालात में हूं, ना बेगम लिफ्ट कराती है और ना बच्चे। तो मैंने कहा फिर टाइम कैसे पास होता है? कहते हैं शाम को एक थड़ा है,
मेरे जैसे सारे बुड्ढे वहां जमा होते हैं सताए हुए, मेरे जैसे सारे बुड्ढे वहां बोलो जमा होते हैं, जो कह रहे सबका का तकरीबन यही हाल है, इल्ला ये कि किसी को अल्लाह ने दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाई। तो सारे बुड्ढे जितने भी हैं जो रिटायर हो गए, जॉब से रिटायर होना तो समझ में आता है, घर से भी रिटायर हो गए, कह रहे हैं जब तक खिला पिला रहे थे तो थोड़ी बहुत इज्जत थी, अब उससे गए। यही हाल बाप का भी होता है, और जब माँ ज्यादा बूढ़ी हो जाएगी ना, उस बेचारी का भी यही हाल होने वाला, उसका भी यही होने वाला। तो फिर वो उसको कह रहे हैं कि हम सारे बुड्ढे जमा होते हैं, फिर अपना दुख और दर्द शेयर करते हैं। बता आज तेरी कितनी बेइज्जती हुई घर में, वो कहता है मेरी इतनी बेइज्जती, बता तेरी कितनी बेइज्जती हुई। तो बा अखलाक एहसान फरामोश बोलो नहीं, जिसकी की आपको जरूरत है उसके लिए तो सभी झुक जाते हैं उसके सामने। देखो मैं बार बार माँ बाप पर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि हम दुनिया में देख रहे हैं कि हुकूक की आवाज उठाई जा रही है, खवातीन के हुकूक की, बच्चों के हुकूक की, जानवरों के हुकूक की। कुरान ने सबसे ज्यादा अगर हुकूक की आवाज उठाई है तो माँ बाप के हुकूक की। अब यार या तो कुरान सही है या अंग्रेज सही है। कुरान बच्चों के हुकूक की बात करता है इतनी नहीं जितनी माँ बाप की बात करता है। कुरान बहन भाइयों के हुकूक की बात करता है इतनी नहीं जितनी माँ बाप के हुकूक की बात करता है। कुरान खवातीन के हुकूक की भी बात करता है इतनी नहीं जितनी माँ बाप के हुकूक की बात करता है। कुरान रियासत के हुकूक की भी बात करता है इतनी नहीं जितने वालिदैन के हुकूक की बात करता है। कुरान पड़ोसियों के हुकूक की बात भी करता है इतनी नहीं जितनी वालिदैन के हुकूक की बात करता है। कुरान बीवी के हुकूक की बात भी करता है इतनी नहीं जितनी वालिदैन के हुकूक की बात करता है। कुरान शोहर के हुकूक की बात भी करता है इतनी नहीं जितने वालिदैन के हुकूक की बात करता है। बात भी ज्यादा करता है और उसके लिए सीगे भी अलग से इस्तेमाल करता है। वो वाले सीगे वर्डिंग यूज नहीं करता जो बहन भाइयों के लिए यूज करता है। जब कुरान दीगर रिश्तेदारों की बात करता है तो हुक्म देता है अल्लाह तुम्हें ये करो ये करो ये करो। जब माँ और बाप की बात करता है तो वसीना वसीयत कर रहे हैं हम तुम्हें, कज़ा रब्बू का फैसला कर दिया तेरे रब ने ऐसा करना है तुमने। जो सेंटेंस है उनमें भी बहुत जान डाल देता है कुरान। और फिर कुरान जिस तरतीब से बयान करता है, कुरान माँ बाप जब हुकूक की बात करता है ना, दूसरों के अपने हक के बाद नहीं बात करता, माँ बाप के हुकूक की बात करता है तो अपने बाद सबसे पहले माँ बाप की बात करता है। गोरा नहीं करेगा ये बात, गोरा फादर डे मनाएगा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, और हमें भी बेवकूफ बना दिया उसने। हमारे यहाँ भी ये जो सेकुलर लिबरल लोग हैं ना, फादर डे और मदर डे मना रहे हैं। इन बेचारों पे मुझे बहुत, इनको अल्लाह ने दुनिया में ही जहन्नम दे दी है यार। सेकुलर और लिबरल हो के ना मौलवियों का मजाक उड़ा के ये दाढ़ी वाले, ये शलवारे टखनों से ऊपर करिए, ये मौलवी हमें तहजीब सिखाएंगे। तहजीब तो फलां यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है, प्रोफेसर साहब कितनी स्टाइल में बात करते हैं। ये मौलवी लोग तो फतवे झाड़ते रहते हैं एक दूसरे पे, आने दो बुढ़ापा अभी अय्याशी खत्म होगी तुम्हारी, फिर जाके देखा करो मौलवियों के घरों में क्या हो रहा है और तुम्हारे घरों में क्या हो रहा है। वो है ना भी लंदन में केस आया, आइसक्रीम माँ ने मंगवाई, बीबीसी की रिपोर्ट है ना, बीबीसी की है ना, बच्चे ने आइसक्रीम मंगवाई, माँ ने नहीं दी, बच्चे ने पुलिस को बुलाया। अब माँ को अंदर तो नहीं किया पुलिस ने, लेकिन आ गई पुलिस, तंबी करके चली गई है। इसमें मैं बात करूंगा इंशाल्लाह सवाल जवाब के सेशन में, क्योंकि हमारा सेकुलर लिबरल तबका बहुत अप्रिशिएट कर रहा है कि कानून इसको बोलते हैं भाई। एक बच्चा भी जब चाहे पुलिस को बुलाए तो बुला सकता है, ये होती है कानून की मजबूती। और हमारे यहाँ डाकू घर में घुसे हुए आप पुलिस को बुलाओ तो पुलिस नहीं आती भाई। कानून की का मजबूत होना अलग बात है, मजबूत या कमजोर होना, दुरुस्त और सही होना अलग बात है। इसको देख रहा है हमारा सेकुलर तबका कानून मजबूत है, ये नहीं देख रहा कि सही भी है कि नहीं है। गलत कानून अगर मजबूत हो उसके साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा कानून मजबूत ना होता ज्यादा अच्छा था। हमारे यहाँ भी होता है बाज़ दफा बच्चा पुलिस को बुलाता है, पुलिस कहती है किसने थप्पड़ लगाया, बाप ने लगाया, पुलिस कहती है हम तो रोजाना अपने बेटे को एक दो चमाट तो गरीबी में मार रहे होते हैं। तो कानून मजबूत नहीं है, लेकिन है बहरहाल ठीक है कि अब्बा ने अगर एक हाथ थप्पड़ लगा दिए तो मारना नहीं चाहिए, कहीं आप जाके गरीबियों में मारना शुरू कर दें। मैं मार को अप्रिशिएट नहीं कर रहा, जो तरबियत मोहब्बत से होती है वो मार कुटाई से नहीं होती। लेकिन अगर बाप ने मार दिया, माँ ने मार दिया, बेटे को यह राइट नहीं है कि पुलिस बुलाए। वो बाप का बिला वजह मारना गलत अगर है तो बेटे का आगे से अप्लाई करना उससे बड़ा गलत है। ये नाकाबिले मुआफी जुर्म है, ये नाकाबिले मुआफी जुर्म है। लेकिन अंग्रेजों को इस जुर्म का जुर्म होना मालूम नहीं है, क्योंकि खुदा को नहीं मानते तो खुदा के हकाम को भी नहीं मानते। नफ्स परस्ती की बेस पे जब कानून बनते हैं तो उसके साइड इफेक्ट यही होते हैं, यही साइड इफेक्ट होते हैं उसके। हमारे यहाँ तो भाई बचपन में हम टीचरों से पिट के नहीं अपने माँ बाप को बताते थे कि टीचर ने मारा है, क्योंकि अगर अब्बा को आके बताते ना टीचर ने थप्पड़ मारा है तो 4 थप्पड़ अब्बा
अलग से मारते कि टीचर की शिकायत क्यों कर रहे हो। बाकी कुछ टीचर ज्यादती भी करते हैं, बेतहाशा मारते हैं, उसको मैं कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता। बेला वजह मारते हैं, अपनी गुस्सा कहीं और का होता है, निकालते किस पर है, बच्चों पे, वो तो नाजायज है। मैं तो सिर्फ एक समझाने के लिए कि पहले क्या अदब सिखाया जाता था। मैं मार को प्रोमोट नहीं कर रहा कि टीचरों को चाहिए बच्चों को थप्पड़ छप्पड़ मारा करें, इसको प्रोमोट नहीं कर रहा। सिर्फ ये बता रहा हूं कि अगर टीचर ने कभी हाथ उठा लिया है कभी कभार तो शिकायत बनती नहीं है। ऐसे छुई मुई नस्लें वजूद में आ रही हैं, माँ बाप डर रहे होते हैं अपनी औलाद से। उल्टा सेटअप, ये जो हदीस में आता है ना, अंतलिदल अमतु रब्बतहा, कुर्बे क़यामत में बांदी अपने आका को जनेगी। औरत जिस बच्चे को पैदा करेगी वो बच्चा औरत का बाप बन के हुकूमत करेगा अपनी माँ पे। वो आज नजर आ रहा है। बाप बेटों को नहीं जन रहा, बाप अपने बाप को जन रहे हैं। क्योंकि माँ बाप आजकल ऐसा बच्चों के सामने उनके मिजाज का ख्याल कर रहे होते हैं कि कहीं हमारा बेटा या बेटी इसके सिनफे नाजुक पे गिरा ना गुजरे। कहीं हमने ये बात कह दी पूरा नाप तोल के, ऐसा ना हो कि बच्चे को बुरा लग जाए। इतना उसमें ऐसा एहतियात से काम लेते हैं, कोई जरा सा कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। अबे भाई ये बाप है। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूँ ना, पुराना हो गया पता नहीं चलेगा। मैं वाकया जब सुनाता हूँ जब वो एक्सपायर हो चुके होते हैं। मुर्गियों से पहले के वाकयात हैं सारे, ये सारे वाकयात मुर्गियों से पहले के हैं, जब मेरी ये मुर्गियां हुआ करती थी। दुआ करो कमेटी वाले मुझे दोबारा इजाजत दे दे मुर्गियां पालने। अच्छा खैर, पाली भी हैं दूसरी जगह पर, लेकिन वो तो खैर, तो वो वाकया ही भूल गया मुर्गियों से पहले। हाँ, एक साहब आए अपने बेटे को लेकर, बड़े एजुकेटेड फैमिली, बड़े पढ़े लिखे खानदानी किस्म के, अपने बेटे को लेकर आए कि कुछ समझाना था उसको। माशाल्लाह पैंट शर्ट में, और बड़ा एक गेटअप से भी पता चल जाता है ना वो पढ़ा लिखा आदमी है, अच्छी फैमिली से उनका ताल्लुक। मेरे सामने बड़ी पस्त आवाज में बात कर रहे हैं। बेटा जवान 24-25 साल, बहुत आराम से धीमे लहजे में कि देखें आप मेरे बेटे को ये समझाइए मुफ्ती साहब काइंडली, ये ऐसा करते हैं, ये वैसा करते हैं, यूं करते हैं, आप इनको समझाइए। आवाज अब्बा की क्या थी, बोलो, पस्त, कि बेटे की शान में कहीं गुस्ताखी ना हो जाए। और बेटा जब बात करे तो 2-2 फुट उछले, टिकी नहीं रहा जमीन पे, ऐसे बात कर रहा। और बाप फिर उसको कह रहे, देखें बेटा लाउडली मत बोले, काइंडली देखें मुफ्ती साहब, नहीं ऐसा नहीं है जैसा ये कह रहे हैं, नहीं मुफ्ती साहब ऐसा नहीं है, ये गलत बयानी कर रहे हैं। और बेटा फिर चीख रहा है, मुंह से झाग निकल रहा है उसके। मैंने कहा यार मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत हो गया है, फितरत की तरफ से कुछ क्या हो गया है। वैसे फितरत कभी गलती करती नहीं, लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि जिसको पहले पैदा होना चाहिए था वो बाद में पैदा हो गया, जिसको बाद में पैदा होना चाहिए था वो बोलो पहले पैदा। मैंने कहा घर में उल्टा सेटअप चल गया है, क्या इसको पहले पैदा होके बाप बनना चाहिए था और आपको बाद में पैदा होके इसका बेटा बनना चाहिए था। स्टाइल से तो यही लग रहा है कि ये बाप है और आप बेटे हो। स्टाइल से ये लग रहा था कि जो बाप है वो असल में क्या है, बेटा है, और जो बेटा है वो असल में क्या है, बाप है। और ये सिर्फ एक का स्टाइल नहीं है, आजकल घरों में ये स्टाइल लॉन्च हो गया है। ये ड्रामों से, फिल्मों से, यूनिवर्सिटियों में सिखाया जा रहा है कि तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम इंडिविजुअल हो, तुम किसी के मोहताज नहीं हो, ह्यूमन राइट्स, हर एक का अपना एक हक है। और वहां से भी ये सब चीजें आ रही हैं। और ड्रामों में दिखाया जा रहा है शौहर ने बीवी को एक थप्पड़ लगाया तो बीवी ने भी रख के पूरा स्टाइल से पूरी 5 उंगलियां उसके जड़ दी। लोग क्लैपिंग कर रहे हैं नीचे कमेंट्स में, माशाल्लाह ऐसा ही होना चाहिए ऐसे शौहरों के साथ। मुझे ख्याल हो रहा था कि अल्लाह करे इनकी बीवियां इनको ग्रेवी में एक चमाट सबको रख के दे। शौहर का चमाट मारना, थप्पड़ मारना गलत है भाई, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि अगर उसने मार दिया तो बीवी भी आगे से एक चमाट लगा दे। गलत चीज को खत्म करने के लिए उससे ज्यादा गलत क्यों करवा रहे हो। तो इसलिए कहते हैं अखलाक। अब समझ में आ रहा है अखलाक किसे कहते हैं। वो टोपी ड्रामे वाले अखलाक की बात नहीं कर रहा जो जापानियों में है, किंग चोंग किंग पोंग, वो सबके वो कोई मुश्किल काम नहीं है। वो वाले अखलाक सीखने एयर होस्टेस की जॉब कर लो, 1 महीने में आ जाएंगे वो अखलाक। आपको 1 महीना लगेगा ट्रेनिंग में। एयर होस्टेस को 1 महीने में सिखा दिया जाता है तमीज से बात करनी है, बदतमीजी बोलो नहीं करनी। लेकिन इससे वो माँ बाप को पालना नहीं सीखती, वो शौहर के साथ हुस्न सलूक नहीं सीखती। तो ये वाले जो एयर होस्टेस वाले अखलाक हैं कि मुस्कुरा के बात करना, ये 1 महीने की ट्रेनिंग से आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि वो भी नहीं है इसलिए आते वो भी नहीं है। लेकिन खैर एक मिसाल दे रहा हूँ, ओरिजिनल अखलाक जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है। वो पैगंबरों की सोहबत के बगैर नहीं आते। या उनकी सोहबत उठाओ जिन्होंने पैगंबरों की सोहबत उठाई, या उनकी सोहबत उठाओ जिन्होंने पैगंबरों की सोहबत उठाने वालों की सोहबत उठाई, अल्लाह वालों की सोहबत उठाई। उनकी सोहबत उठाए बगैर ये सच्ची मुच्ची वाले अखलाक पैदा नहीं होते। सच्ची मुच्ची वाले अखलाक पैदा नहीं होते। तो मैं जिस अखलाक की बात कर रहा हूं वो है बातिन की इस्लाह, कि अपने मोहसिनों को सब पहचाने इंसान। इस्लाम में सबको एक लाठी से नहीं हांका गया है। पड़ोसी का हक
दूर रहने वाले से ज्यादा है। आज हमारी सोसाइटी में है ज्यादा है भाई? वो जो आपकी दीवार, जिसकी दीवार के साथ लगती है, उसमें और गफ्फार साहब में कोई फर्क बोलो है ही नहीं। जमशेद साहब हो गए या पड़ोसी हो गया, कोई फर्क नहीं है। देखो, पोर्शन वाले घर कभी भी मत लो। पोर्शन वाले घर जो है ना, पोर्शन वाले, ये ढीठपना, पड़ोसियों के हुकूक की बात कर रहा हूं। पोर्शन वाले घर में सब एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं ना। क्या ख्याल है? अपार्टमेंट बना दिए ना, 4-6 घर आपने ले लिए, गए आप, ऐसा बेड़ा गर्क होगा ना आपका। एक इतना पानी इस्तेमाल करेगा, मोटर खराब होगी तो उसके पैसे नहीं देगा, वो कहेगा तुमने खराब की है। मुझे घर मिल रहा था कि पोर्शन, मैंने कहा नहीं लूंगा भाई, झुग्गी में रह ले इंसान, अपनी हो वो ज्यादा बेहतर है, चंद लोगों के साथ मिलके रहना, कि ख्याल ही नहीं है एक दूसरे का। टैंकी मुश्तरक है तो एक तो पानी पूरा न छोड़ रहा है, मोटर खराब हो रही है तो कोई पैसे नहीं दे रहा। 4 पोर्शन होंगे, हर एक ने छोटी छोटी अपनी अलग अलग मोटरें लगाई हुई है, लगाने की जगह है नहीं इतनी। आप दाखिल हो, ऐसा लगता है कोई फैक्ट्री है, हर तरफ मोटरें ही मोटरें। पड़ोसियों के हुकूक कहाँ गए मेरे भाई? एक साहब जानने वाले, उन्होंने मुझे अपने ऊपर पोर्शन में बुलाया, उनका फड्डा चल रहा है, तो फड्डा खत्म करने के लिए उन्होंने अलग अपनी टैंकी लगा ली। अब दिमाग देखें, माइंड देखें पड़ोसियों का। अलग टैंकी लगाई ताकि मुश्तरका टैंकी से पानी आए नहीं और झगड़ा हमेशा के लिए खत्म। अब जब अलग टैंकी लगाई है, लगानी तो ऊपर ही थी ना, तो ऊपर पोर्शन वाले ने छप्पड़ में अलग से एक वॉल अपने घर के लिए भी निकाल लिया उससे। माशाल्लाह, माइंड देखें। अब वो परेशान के यार, हम जब टैंकी भरते हैं थोड़ी देर में पानी खत्म। इत्तेफाक से मैं किसी काम से उनके ऊपर पोर्शन चला गया ना, तो मैंने देखा, मैंने कहा तो छप्पड़ में एक अलग से वॉल निकला हुआ है, और जिन्होंने वॉल निकाला, जैसे ही मैं कह रहे हैं मुफ्ती साहब हम तो आपके रोज बयान सुनते हैं, माशाल्लाह, नाइस टू मीट यू, बैठिए। जो रोज बयान सुन के भी हाल है तुम्हारा यार, नहीं सुनते तो क्या हाल होता। एक तरफ हदीस में आता है, जिसने 1 दिरहम चोरी किया ना, 700 नमाजें उसकी जाया हो जाती हैं। और यहाँ पानी चोरी कर रहे हो यार, सुबह शाम किसी और, वो बेचारा अपने खर्चे पे टैंकर ला ला के, पानी तो गवर्नमेंट देती नहीं हमें। इंडिया पानी बंद करे ना करे, इससे हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंडिया ने जब बंद नहीं किया था तो भी हमें पानी नहीं मिल रहा था, जब बंद कर दिया तो भी नहीं मिल रहा। हम तो टैंकर पे चल रहे हैं, टैंकर पे चल रहे हैं भाई। तो ये आखिरी सहारा है हमारा टैंकर, ये भी गया, गए हम। फिर बारिशों पे सेट हो जाएंगे हम, खुद डैम बना बना के ना रखेंगे, बारिश का पानी हुआ स्टोर किया उसको। साइंसदानों को चाहिए पहली फुर्सत में हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बनाने का कि कोई मशीन इजाद कर लें। ये कि हवा में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो होती है, हम खुद बना लिया करेंगे, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन को लेके मिक्स करके। हमें हुकूमत के पे डिपेंड करने से निकालो। सोलर प्लेटें तो आ गई ना, अल्लाह का शुक्र है, बिजली में लोग अब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही कोई साइंसदानों को चाहिए पहली फुर्सत में कोई मशीन बनाए जिससे पानी बना सके हम लोग। तो मेरे भाई, ये भी अखलाक है। इस्लाम ने पड़ोसी का हक दूसरों से ज्यादा बताया है, ज्यादा बताया। लेकिन खानदानी लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे एक दोस्त थे, कुआं खोदा उन्होंने अपने लिए, कह रहे मैंने पहले से नियत कर ली कि जब कुआं भर जाएगा हम टैंकी मीठा पानी